हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल CCH हब में। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग हमारे साथ अपने सिलेक्शन के लिए पूरी तैयारी में लगे हुए होंगे और हमारा यानी हमारी टीम का पूरा एफर्ट आपके साथ है और उसी के लिए हम लोग लेके आ रहे हैं आपका RRB NTPC SSC GD के लिए जो आपके बैचेस हैं। यहाँ पे वीडियोस आप देखते रहिए, प्रॉपर अपनी स्टडी को एक रिदम के साथ में आप करते रहिए। और मेरा नाम कपिल, हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में सोलर सिस्टम का सेगमेंट। अब ज्योग्राफी को हम लोग बहुत सिंपल वे में देखेंगे, टेक्निकली बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, या मैं कहूँ मेरा पूरा एफर्ट रहेगा आपको ज्योग्राफी को बिल्कुल सिंपल वे में समझाने का। ओके, आइए शुरू करते हैं। जैसे सोलर सिस्टम की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। सोलर सिस्टम क्या है? सोलर सिस्टम बिल्कुल सिंपल, यहाँ पे आप देखेंगे जैसे आप लोग देखते हैं कि सूर्य की जो एक परिक्रमा है वो विभिन्न ग्रह करते हैं, उपग्रह करते हैं, है ना, उल्काएं करते हैं, धूमकेतु करते हैं, ये सब आकाशीय पिंड करते हैं। तो इन सभी को आप लोग क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम कहते हैं। या मैं कहूं बिल्कुल इसमें बिल्कुल सिंपल मैं अगर आपको समझाऊं, जैसे जब आप वर्ड यूज करते हैं सोलर सिस्टम का, सोलर सिस्टम का, सोलर सिस्टम ये एस है, इसको मैं दोबारा लिख रहा हूं अच्छे से ताकि आपको समझ में आए। सोलर सिस्टम का, तो जब आप वर्ड यूज करते हैं सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल का, तो आप इसमें क्या क्या इंक्लूड कर लेते हो जी? जैसे पहला, इसमें आप सन को इंक्लूड करते हैं, इसमें आप प्लैनेट्स को इंक्लूड करते हैं, इसमें आप नेचुरल सैटेलाइट्स यूज करते हैं या इंक्लूड करते हैं, इसमें आप जो धूमकेतु होते हैं कॉमेट उनको शामिल करते हैं, इसमें आप एस्टेरॉइड्स को इंक्लूड कर लेते हैं, इसमें आप ड्वार्फ प्लैनेट यानी बोना ग्रह उनको शामिल कर लेते हैं, जैसे कि हमारे पास में प्लूटो है 2006 से, ठीक है। इसमें आप कूपर बेल्ट को इंक्लूड करते हैं, इसमें आप मीटेोराइट को इंक्लूड करते हैं। जैसे मैं इनकी हिंदी यहां पे लिखूं, ये सूर्य हो जाएगा, ये ग्रह हो जाएंगे, ये उपग्रह हो जाएंगे, उपग्रह ये धूमकेतु हो जाएंगे। धूमकेतु जो सूरज के चारों ओर घूमते हैं इनको पुच्छल तारा भी बोलते हैं, टॉपिक में आएगा तो हम लोग देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। एस्टेरॉइड्स यानी क्षुद्र ग्रह जो साइज में छोटे छोटे होते हैं, और इनकी पूरी एक पेटी होती है, एक बेल्ट के फॉर्म में होते हैं ये सारे, जो आपका मार्स और जुपिटर के बीच में सिचुएटेड होती है, उसको बोलते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। ड्वार्फ प्लैनेट यानी बौने ग्रह जो साइज में छोटे होंगे, और ग्रह की डेफिनेशन से कुछ अलग है इनका मामला, वो भी देखेंगे। कूपर बेल्ट यानी कूपर पेटी, उसको वैसे ही देख लेंगे, कूपर बेल्ट बोलते हैं इसको। मीटेोराइट यानी उल्का पिंड बोलते हैं इसको, उल्का पिंड। अगर मैं आपको बोलूं बिल्कुल सिंपल, जब आप सौरमंडल का नाम लेते हैं तो आप इन सभी के बारे में बात कर रहे होते हैं, चाहे वो सूर्य है, ग्रह है, उपग्रह है, धूमकेतु है, क्षुद्र ग्रह है ना, ये जो उल्का पिंड है, कूपर बेल्ट है ना, और बोने ग्रह हैं, इन सभी को आप शामिल कर लेते हैं किसमें? सौरमंडल में। तो यहां पे आप वही चीज देख रहे हैं कि जो सूरज का जो एक परिवार है, सूरज का जो एक परिवार है वो सारा का सारा वही था। और इसमें आपको पता है कि इसमें 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह आपको पता है कि पहले अगस्त 2006 से पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, उसके बाद में 8 ग्रह हुए। क्यों हुए वो भी हम लोग देखेंगे बाद में, ठीक। और बाकी इसका आकार जो एक तस्त्रीनुमा है, बाकी इसके मध्य में सूर्य स्थित है, ये बात आप लोगों को, ये बात भी मैं आपको डायग्राम में ही बताऊंगा, वो सारी बातें। तो जो इस वाली स्लाइड से जो आपको चीजें नोटिस करनी है वो करनी है कि सौरमंडल, और सौरमंडल में क्या क्या इंक्लूड कर लेते हैं हम लोग, ये सारी बातें जो हम लोगों ने यहाँ पे देखी है, ठीक है। इस वाली स्लाइड से तो करना आपको ये। उसके बाद में मैं अगर यहाँ पे कहूं, जैसे ये है कि भाई हमारी पृथ्वी सूरज से लगभग इतने किलोमीटर की दूरी पर है। आकार और संरचना की दृष्टि से सौरमंडल के जो ग्रह हैं उनको 2 भागों में हम लोग क्या करते हैं? विभक्त करते हैं, जैसे आंतरिक ग्रह, जैसे बाह्य ग्रह। अब इनमें क्या क्या शामिल है? जैसे आंतरिक ग्रहों के अंतर्गत हम लोग बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, इनको शामिल करते हैं। जबकि जो बाह्य ग्रह है, आउटर प्लैनेट्स हैं, इनके अंतर्गत शामिल करते हैं किसको? बृहस्पति को, शनि को, अरुण को, वरुण को। अब ध्यान देना, आंतरिक ग्रहों का घनत्व अधिक तथा बाह्य ग्रहों का घनत्व कम होता है, ये सारी बातें। अब ये तो चीजें आपने स्लाइड में देखी है एक लाइन के फॉर्म में, ठीक है। अब मैं इसको समझा रहा हूं आपको डायग्राम के फॉर्म में, ठीक है। यहां पे देखिए आप, जैसे हम लोग देखते हैं जी, इसमें ये हमारा सूरज है जिसमें हाइड्रोजन गैस 71% है, हीलियम 26.5% है, कार्बन लगभग 1.5% है, और अदर पार्ट
लगभग 1% है, तो इज इक्वल टू 100% है। तो टोटल यानी अगर मैं आपको बोलूं कि हमारे सूरज में सबसे ज्यादा गैस कौन सी है, हाइड्रोजन, कितनी है 71%। हीलियम, हीलियम को मैंने शॉर्टकट लिखा है HE के नाम से, वैसे स्पेलिंग होती है HELIUM, हीलियम। ओके, तो हीलियम, हीलियम कितनी है जी 26.5%। एक बात यहां पे ध्यान देने वाली है जी आपकी, कि जिस भी तारे में हाइड्रोजन गैस की परसेंटेज ज्यादा होगी वो तारा उतने ही लंबी अवधि तक जीवित रहेगा। ओके, जैसे जैसे हीलियम से जैसे जैसे हाइड्रोजन से हीलियम यानी हीलियम की परसेंटेज बढ़ती जाएगी, उस तारे में हाइड्रोजन की परसेंटेज कम होती जाएगी। इसका मतलब उसमें एनर्जी का लेवल कम होता जाएगा। इसका मतलब यह कि वो तारा अब ज्यादा समय तक जीने वाला या लंबे समय तक चलने वाला है नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें हीलियम की जो परसेंटेज है वो उसमें बढ़ रही है। ओके, अब यहां से आगे मैं और बताता हूं आपको। जैसे आपने देखा था आंतरिक ग्रह और बाह्य जो ग्रह है वो क्या है। हमने देखा था यहां पे ये क्या था जी हमारे पास में, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। अगर मैं बोलूं यहां पे मार्स, तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। यहां पे जो गौर करने वाली बातें हैं, यहां पे देखेंगे मरकरी यानी इसको बोलते हैं बुध, वीनस यानी शुक्र, अर्थ यानी पृथ्वी, ठीक है, ये है आपका मार्स यानी मंगल, ये है आपका जुपिटर यानी बृहस्पति। ये रिंग्स होती है जिनकी तरफ, ये रिंग्स हैं, है ना, रिंग्स यानी अगर मैं बोलूं यहां पे रिंग्स हैं, इनको आप वलय भी बोलते हैं, इनको आप छल्ले भी बोलते हैं। दरअसल ये रॉकी एलिमेंट के बने हुए होते हैं, गैसेस पार्ट होता है इनमें। तो ये सब किसी भी ग्रह के चारों ओर है, किसी भी ग्रह में शामिल है यहाँ पे ये 4 ग्रह, ठीक है। जैसे ये आपका ये भी रिंग्स है, इनके चारों तरफ, इनके चारों तरफ भी रिंग्स है। जैसे इनका नाम क्या हो जाएगा, सैटर्न यानी शनि ग्रह हो जाएगा जी। इनका नाम क्या है, यूरेनस, ये एस है, यूरेनस यानी अरुण, ये नेपच्यून यानी वरुण ग्रह, ठीक है। आप लोगों ने वहां पे कुछ नाम सुने होंगे, जैसे ये एक एस्टेरॉयड बेल्ट है, एस्टेरॉइड्स बेल्ट है, यानी जिसको आप लोग क्या बोलते हो, क्षुद्र ग्रह पेटी, ठीक है। ऐसे यहां पे एक बेल्ट देखने को मिलती है आपको, इसमें रॉकी एलिमेंट है। जैसे इस बेल्ट का नाम क्या है जी, कूपर बेल्ट, कूपर बेल्ट, इसको हिंदी में भी क्या बोलते हैं आप, कूपर पेटी ही बोलते हैं। अब जो प्लूटो है ना, प्लूटो जी आपका इसी बेल्ट का पार्ट है। अगर मैं यहां पे कहूं जो प्लूटो है ना, प्लूटो इसी बेल्ट का पार्ट है जी आपका, किसका, कूपर बेल्ट का। अब वहां पे आपने आंतरिक ग्रह का नाम सुना था पिछली स्लाइड में, अगर मैं यहां पे आपको फिर दोबारा से दिखाऊं ये वाला, देखिए यहां पे आपने देखा था आंतरिक ग्रह, ठीक है, यहां पे देखा था आपने बाह्य ग्रह। अब इसके अंतर्गत बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल है, ये सारी बातें। अब इन्हीं सब बातों को हम लोग देख रहे हैं किसमें, डायग्राम के फॉर्म में। जैसे यहां पे इन सभी को आप लोग क्या बोल देते हो, बोलो, इनर प्लैनेट्स यानी आंतरिक ग्रह। इन सभी को आप क्या बोल देते हो, इन सभी को आप, एक मिनट, इन सभी को आप बोल देते हो आउटर प्लैनेट यानी बाह्य ग्रह, ठीक है। ये सारे गैस के बने हुए हैं, तो इनको आप क्या बोल देते हो, गैसियस प्लैनेट्स यानी गैस के ग्रह, ठीक है। ये सारे साइज में बड़े बड़े हैं, तो इनको आप लोग क्या बोल देते हैं, जायंट प्लैनेट्स यानी साइज में बड़े बड़े ग्रह। इनका एक नाम और है, जोवियन प्लैनेट यानी दैत्याकार ग्रह, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो नाम है, ये जो खास बातें हैं या इनके नाम कह लो, ये सारे के सारे नाम, चारों नाम इंट्रोड्यूस करते किनको, बाह्य ग्रहों को। जैसे आंतरिक ग्रहों में शामिल करते किसको, मरकरी को, ये ई था जी, ई, ये आर था, ठीक है। बुध को, शुक्र को, पृथ्वी को, मंगल को। आउटर प्लेनेट में शामिल है क्या, आपका जुपिटर, आपका सैटर्न, आपका यूरेनस, आपका नेपच्यून। अब इसमें
इसमें यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको वो फॉर्मेट और बता दूं। जैसे आप देखते हैं कि साइज में सबसे बड़ा जो ग्रह कौन सा है, जुपिटर फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा आपका, सैटर्न। थर्ड नंबर पे सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा आपका, यूरेनस। और फोर्थ नंबर पे सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, नेपच्यून। पांचवें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह, छठे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह, पांचवें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह, छठे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह, सातवें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह और आठवें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह। ये डिजिट आपको जरूर याद रखनी है, क्योंकि डिजिट दे के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं जी आपके पेपर में। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि छठे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा, तो आपका ये आपका वीनस। आपसे पूछ लिया जाए कि चौथे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा, तो आपका नेपच्यून। अब ये तो हो गई ओवरऑल। अगर मैं कहूं कि मरकरी 8 ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह है, ये भी बात सही है। अगर मैं कहूं मरकरी 8 ग्रहों में 8वें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है, तो ये भी बात सही है। अगर मैं कहूं कि मरकरी यानी बुध आंतरिक ग्रहों में चौथे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है, तो ये भी बात सही है। बात समझ आई? ओके, तो क्वेश्चन एक एक शब्द पे क्वेश्चन घुमा सकते हैं जी आपके पेपर में, तो थोड़ा सा बारीकी से सोचने की जरूरत है। ओके, यहां से कुछ बनने वाले जो क्वेश्चन थे वो ये थे कि जैसे साइज के हिसाब से आपसे पूछ लिया, ठीक है। उसके बाद जैसे आपसे पूछ लिया कि भाई इसमें किसके ग्रह इसमें किसके उपग्रह सबसे ज्यादा हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि उपग्रह के मामले में मैं अगर बात करूं यहां पे उपग्रह बुध का एक भी नहीं है, शुक्र का एक भी नहीं है, यानी बुध और शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं है, यह बात आपको याद रखनी है। पृथ्वी का एक है, मंगल के दो हैं, दो फोबोस और डिमोस। डिमोस पूरे सौरमंडल में सबसे छोटा उपग्रह है। तो सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा हो जाएगा, जो आपका गैनीमेडे, जो बृहस्पति का है। आपको पता है कि जुपिटर के 95 उपग्रह हैं, लेटेस्ट आंकड़ा बता रहा हूं मैं आपको। शनि के कितने हैं, 146। इनके कितने हैं, 27 अरुण के, और वरुण के कितने हैं, 14 यानी 14। अगर मैं कहूं कि सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हो जाएंगे जी, आपके शनि के। उसके बाद में किसके हो जाएंगे, आपके जुपिटर के। कितने हैं, 95। कितने हैं ये बात आपको ज्यादा याद नहीं रखनी, बस इतना याद रखो कि सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं, शनि के, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं कहूं कि आंतरिक ग्रहों में सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं, तो डेफिनेटली मंगल के होंगे। और मंगल के कितने हमारे पास में, 2, फोबोस और डिमोस। तो यहां से बनने वाले कुछ क्वेश्चन आपके इस डायग्राम में आप लोग देख लो। मैंने आपको जो बताया था कि जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि कौन कौन से आंतरिक ग्रह हैं, कौन कौन से बाह्य ग्रह हैं, उनसे रिलेटेड मैंने कुछ बातें और आपको एक्स्ट्रा बताई हैं। जैसे हमारे सूरज में सबसे ज्यादा परसेंटेज किसकी है, हाइड्रोजन गैस की, उसके बाद में हीलियम की, उसके बाद में कार्बन की, ठीक है जी। चलिए देखते हैं अगली स्लाइड में। ओके, तो ये जो बातें थी यहाँ पे हमने ये सारी की सारी बातें हमने इस स्लाइड में यहाँ पे देख ली हैं, ठीक है। आगे ये डायग्राम आपके सामने है ही, वैसे तो हम लोगों ने बनाया ही है ये। यहाँ पे सूरज था, यहाँ पे हमारा मरकरी था, यहाँ पे हमारा वीनस था, यहाँ पे हमारी पृथ्वी थी, यहाँ पे हमारा मंगल था, यहाँ पे हमारा जुपिटर था, यहाँ पे हमारा सैटर्न था, यानी यहाँ पे हमारा शनि था, यहाँ पे हमारा अरुण ग्रह था, और लास्ट में क्या था जी आपका नेपच्यून यानी वरुण ग्रह। तो ये हम लोग डायग्राम में देख ही चुके हैं। उसके बाद में सूरज के बारे में कुछ बातें यहाँ पे, जैसे सूरज के बारे में आप लोग देखते हैं कि सूर्य सौरमंडल का सबसे प्रमुख सदस्य है, ठीक है, आपको भी पता है। इसकी आयु लगभग इतनी है, ठीक है। यह हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है, हम लोग डायग्राम में देख चुके हैं जी। इसमें ऊर्जा की उपस्थिति नाभिक संलयन के द्वारा होती है, यह बात आपको याद रखनी है, ठीक है। आई एम सॉरी, मैं एक वर्ड गलत बोल गया था। इसमें ऊर्जा की उत्पत्ति, ना कि उपस्थिति, इसमें ऊर्जा की उत्पत्ति नाभिकीय संलयन द्वारा होती है, ठीक है, यह बात आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद में सूर्य की आंतरिक संरचना कई संकेंद्रीय स्तरों द्वारा हुई है। सबसे आंतरिक स्तर को क्या कहते हैं, क्रोड। इसके केंद्र का तापमान लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, यानी लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। अब इसको एक डायग्राम में देख लेते हैं हम। ये तो आपने बात देख ली पीपीटी में, ठीक है, ये बात आपने देख ली पीपीटी में। अब इसको डायग्राम फॉर्म में देख लेते हैं। जैसे यहां पे देखिए आप, हम लोगों ने जैसे यहां पे बनाया, कोई नहीं, मैं हाथ से बना लेता हूं, ठीक है। जैसे ये हमारा सूरज है, ये हमारा सूरज है। केमिकल कंपोजिशन क्या है वो तो हम लोग देख ही चुके हैं पहले। अब हमारे सूरज में जो सेंटर वाला पार्ट है, इसको आप लोग क्या बोलते हो, कोर बोलते हो। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, क्रोड। और इसका टेम्परेचर कितना था, इसका टेम्परेचर था 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। ध्यान देना, सूरज के आंतरिक भाग में
ये वाला पार्ट, इसको आप लोग क्या बोलते हैं, रेडिएटिव जोन। अब क्या होता है बाद में देखेंगे। बाहर वाला भाग इसके, या मैं इसको प्रॉपर ऐसे अगर करूं तो, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ये, और इसके बाहर वाला भाग, इसको आप लोग क्या बोलते हो, कन्वेक्शनल जोन। कन्वेक्शनल जोन यानी इसको बोलते हैं जी विकिरण क्षेत्र, विकिरण क्षेत्र। और ये होता है जी आपका संवहनीय क्षेत्र। क्या होते हैं बाद में देखेंगे टॉपिक में, अभी तो सिर्फ मोटा मोटा देख रहे हैं हम लोग। संवहनीय क्षेत्र, ओके। और ये जो धरातल है सूरज का, ये वाला, इसको आप लोग क्या बोल देते हो, इसको आप बोल देते हो फोटोस्फेयर। फोटोस्फेयर का मतलब है जी प्रकाश मंडल। और जो इसका तापमान है, इसका तापमान यानी इसका जो टेम्परेचर है वो है जी कितना, 5500 से लेके 6000 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान है। अब यहां से आगे मैं अगर कहूं तो इसके ऊपर जो एक लेयर है, फोटोस्फेयर के ऊपर एक लेयर है, फोटोस्फेयर के ऊपर एक लेयर है और उसका नाम क्या है जी, क्रोमोस्फेयर। क्रोमोस्फेयर यानी वर्णमंडल, वर्णमंडल। और कलर कैसा है जी इसका, कलर है जी इसका लाइट रेड, है ना, हल्का लाल रंग। उसके बाद में आप देखते हैं इसके बाहर की एक लेयर है, इसके बाहर की एक लेयर है, इसको आप लोग क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं कोरोना, यानी कोरोना आप इसको बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हो, क्रीट। ठीक है, इसकी खास बात क्या है कि यह सूर्य की सबसे बाहरी परत है, सूर्य की सबसे बाहरी परत है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, यह सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देती है, सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देती है, यानी कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन एंड विजिबल ड्यूरिंग सोलर एक्लिप्स। उसके बाद आप देखते हैं हम लोगों ने यहां पे आदित्य L1 मिशन, आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया। आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया था कब, 2023 में। किसने किया था, इसरो ने। ठीक है, रॉकेट का नाम क्या था, PSLV-C57, ये रॉकेट का नाम रहा है जी इसमें। तो आदित्य L1 मिशन, अच्छा L1 का मतलब क्या है, L1 का मतलब है लेग्रांज पॉइंट। लेग्रांज पॉइंट एक ऐसा क्षेत्र होता है दो आकाशीय पिंडों के बीच में, जहां पे ग्रेविटी लगभग 0 होती है। जैसे एक आकाशीय पिंड ये है, जैसे एक आकाशीय पिंड ये है, सपोज इनके बीच में यहां पे एक ऐसा क्षेत्र है कि जहां पे अगर आप किसी सैटेलाइट को छोड़ेंगे तो वो ना तो इधर जा पाएगा ना ही वो इधर जा पाएगा, तो हमने इसको नाम दे दिया L1, तो दैट इज लेग्रांज पॉइंट। अब ये आकाशीय पिंड, सेलेस्टियल बॉडी, ग्रह भी हो सकते हैं, ग्रह उपग्रह भी हो सकते हैं, उपग्रह भी हो सकते हैं, सूरज और ग्रह भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं। ओके, तो ये तो सूरज के बारे में ये कुछ खास बातें। फोटोस्फेयर का टेम्परेचर कितना हमारे पास में ये, और क्रोमोस्फेयर क्या है, इसकी बाहरी परत, यानी फोटोस्फेयर से बाहरी परत का नाम क्या है, क्रोमोस्फेयर, और क्रोमोस्फेयर से ऊपर की परत का नाम क्या है, कोरोना। आपको यहां पे जो सबसे ज्यादा फोकस करना है वो करना है कोरोना पे, है ना, यानी क्रीट पे। क्रीट में क्या है, ये सूरज की सबसे बाहरी परत है, ये सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देती है। और भी इंपॉर्टेंट कि हमने आदित्य L1 मिशन भेजा था इसकी स्टडी के लिए 2023 में। ठीक है, ओके। अब यहां पे एक बात मैं आपको और बता दूं, जैसे अगर मैं बात करता हूं यहां पे क्रोमोस्फेयर प्लस कोरोना, आप इन दोनों को सूरज के एटमॉस्फेयर में काउंट करते हैं, है ना, यानी ये क्या है जी, ये है सन्स एटमॉस्फेरिक लेयर्स, सन्स एटमॉस्फेरिक लेयर्स, यानी सूरज के वायुमंडल, यानी सूर्य के वायुमंडल की परतों का नाम क्या है, आपका क्रोमोस्फेयर यानी वर्णमंडल, और कोरोना यानी क्रीट। ठीक है, तो ये हम लोग स्लाइड में जो देख रहे थे तो वो चीज हम लोगों ने यहाँ पे देखी है। और ये ना आपको सीक्वेंस याद रखना है, फोटोस्फेयर के बाद में कौन सी लेयर आएगी जी, क्रोमोस्फेयर, इसके बाद में कोरोना आएगी। ठीक है, देखते हैं आगे। ये तो ये हम लोगों ने देख ही लिया है कि इसमें जो हाइड्रोजन हीलियम है और जो इसकी आंतरिक संरचना है वो सब चीज अभी अभी मैंने जो डिस्कस की है आपकी। ओके, जैसे आप लोग देख ही रहे हैं यहाँ पे सूर्य की बाह्य या बाह्य सतह फोटोस्फेयर, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जैसे क्रोड के ऊपर संवहनीय या संवहन कटिबंध पाया जाता है, ये भी हम लोग देख चुके हैं अभी। ठीक है, हालांकि मैंने आपको इसमें एक पॉइंट एक्स्ट्रा बताया है, कौन सा,
रेडिएटिव जोन का, ठीक है। इससे एक कदम आगे हम लोगों ने वहां पे डायग्राम में देखा है, ओके। बाकी तो सूरज को तो आप लोग देख रहे हैं, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि टेम्परेचर कितना था इसका, 6000 डिग्री सेल्सियस, यानी 5500 से लेके 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है आपका फोटोस्फीयर का। यहां से आगे अगर आप और देखें, जैसे यहां पे जब सौर ज्वाला लपटे फोटोस्फीयर से उत्पन्न होकर, जब सौर ज्वाला लपटे फोटोस्फीयर से उत्पन्न होकर, इसको आप लोग हिंदी में क्या बोलते हो जी, क्रीट, यानी ये जो वाला पार्ट है, प्रविष्ट होती है, तो इसे पृथ्वी के वायुमंडल में ध्रुवीय प्रकाश दृष्टिगत होता है। यह प्रकाश उच्च अक्षांशों में रातों में अधिक दिखाई पड़ते हैं। जब इसे उत्तरी ध्रुव पर देखा जाता है तो इसे उत्तरी ध्रुव ज्योति, और दक्षिणी ध्रुव पर इसे दक्षिणी ध्रुव ज्योति कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा ना, इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिक फॉर्म में देख लेते हैं, ठीक है। इस वाली स्लाइड को देखो, यहां पे क्या है, ये है जी हमारा सूरज, यानी हमारे सूरज में कुछ डार्क स्पॉट पाए जाते हैं, डार्क स्पॉट पाए जाते हैं, यानी इनको आप क्या बोल देते हो, इनको आप सनस्पॉट बोलते हो। सनस्पॉट का मतलब क्या होता है जी, यहाँ पे सौर कलंक, ठीक है। सौर कलंक, इन्हीं सौर कलंक से आपकी सोलर फ्लेयर्स निकलती हैं। सोलर फ्लेयर्स का मतलब है सौर आंधियां, सौर आंधियां, ठीक है। जब ये सौर आंधियां आइनोस्फेयर में एंटर करती हैं, आइनोस्फेयर में एंटर करती हैं, आइनोस्फेयर को आप थर्मोस्फेयर भी बोलते हो, थर्मोस्फेयर भी बोलते हो, और आप इनको तापमंडल भी बोलते हैं, तापमंडल भी बोलते हैं, आप इनको आयन मंडल भी बोलते हैं, ठीक है। ये नाम इन्हीं के हैं। तो जब इनकी एंट्री आयनोस्फेयर में होती है तो यहां पे आयन होने की वजह से इनमें क्या है, बहुत बड़े लेवल पे, बड़े एरिया में चमक पैदा होती है, चमकीला प्रकाश उत्पन्न होता है यहां पे। तो क्या है जी, जो हमारी अर्थ है यहां पे, अर्थ, तो हमारी अर्थ पे क्या है, आपको पता है कि एक जगह तो नॉर्थ पोल होगा और एक जगह पे क्या होगा, साउथ पोल होगा। तो नॉर्थ पोल पे इस शाइनिंग को, शाइनिंग्स यानी चमक, चमक यानी रंगीन प्रकाश, रंगीन प्रकाश, रंगीन प्रकाश मतलब ध्रुवीय ज्योति या ध्रुवीय प्रकाश कहते हैं आप इसको, ठीक है। नॉर्थ पोल पे आप इसको बोल देंगे क्या, ऑरोरा, नॉर्थ पोल पे आप इसको बोल देंगे जी क्या, ऑरोरा बोरियालिस, और साउथ पोल पे आप इसको बोल देंगे क्या, ऑरोरा ऑस्ट्रालिस। ऑस्ट्रालिस याद रखने का सिंपल रास्ता मैं आपको बता रहा हूं। जैसे ऑस्ट्रेलिया पड़ता है जी हमारा सदर्न हेमिस्फीयर में, तो जब ऑस्ट्रेलिया सदर्न हेमिस्फीयर में है तो ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रालिस याद रख लेना, यानी साउथ पोल पे इस ध्रुवीय ज्योति को, इस रंगीन प्रकाश को आप क्या कहते हैं, ऑरोरा ऑस्ट्रालिस, और नॉर्थ पोल पे आप इसको क्या बोलते हैं, ऑरोरा बोरियालिस। कंफ्यूजन ना हो, एक लाइन और लिख रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, जैसे व्हाट इज ऑरोरा बोरियालिस और ऑरोरा ऑस्ट्रालिस। जैसे आप लोग देखते हैं ऑरोरा बोरियालिस और ऑरोरा ऑस्ट्रालिस, ये क्या है, ये है जी, दीज आर कलरफुल लाइट्स, दीज आर कलरफुल लाइट्स, यानी ये क्या है, ये रंगीन प्रकाश है, ये क्या है जी, रंगीन प्रकाश है। तो ये बात आपको जरूर याद रखनी है कि ऑरोरा बोरियालिस और ऑरोरा ऑस्ट्रालिस क्या है, ये रंगीन प्रकाश है जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के आसपास रहने वाले लोगों को दिखाई देते हैं। कहां पे दिखाई देते हैं, आयनोस्फेयर में दिखाई देते हैं। ध्यान देना, ये फेनोमेना कहां पे होता है, आयनोस्फेयर में। ये दिखाई देता है कहां के लोगों को, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के आसपास वाले एरिया में रह रहे होते हैं, ठीक है। तो ये अगर ये सारी बातें याद ना भी रहे आपकी, तो सिर्फ ये बात जरूर याद रखना आप कि ये क्या है, ये रंगीन प्रकाश है, ठीक है। इससे आपका काम हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे अब है, इसमें एक टॉपिक आता है पेरिहीलियन का और एपीहीलियन का, ठीक है। पेरिहीलियन और एपीहीलियन, इस वाले टॉपिक को मैं आपको बहुत अच्छे से, प्यारे से, सुंदर से डायग्राम के साथ में समझाऊंगा, और वहां पे आपको यह भी समझ में आएगा कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन क्या होता है, एवरेज डिस्टेंस क्या है, वो सारी की सारी बातें हम लोग बहुत प्यारे डायग्राम से हम लोग देखेंगे, ठीक है गाइज। सो आज के लिए इतना ही, बाकी अपना ख्याल रखिए। तो थैंक यू।